आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहित अकेडमी में। आज हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्लास होगी जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? अक्षरों या वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों या वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो कानों द्वारा सुनी जाती है। अक्षर किसे कहते हैं दोस्तों? जो अक्षर न किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है दोस्तों। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है दोस्तों। जो देवनागरी लिपि है उसका विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है दोस्तों। हिंदी भाषा की वर्णमाला में जैसे कि आप सब जानते होंगे 52 वर्ण हैं दोस्तों। 52 वर्ण हैं, स्वर 11, व्यंजन 41 होते हैं। हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण हैं, स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 41 है। तो स्वर दोस्तों, स्वर की जो होते हैं वो दो होते हैं। एक ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है। ह्रस्व में आप देखेंगे तो इसमें 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होता है। दीर्घ में आप 7 अक्षरों को पाएंगे जिसमें आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ जो 7 अक्षरों का क्रम होता है। टोटल ह्रस्व और दीर्घ मिलाकर 11 अक्षर होते हैं। ह्रस्व और दीर्घ टोटल मिलाकर 11 अक्षर होते हैं तथा अनुसार जो होता है वो अंग होता है, विसर्ग आहा होता है। अनुसार अंग विसर्ग आहा होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। विसर्ग कौन सा है, अनुसार कौन सा है, जो बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है। व्यंजन दोस्तों, व्यंजन जैसे आप देखेंगे का वर्ग होता है। का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। का वर्ग जो 5 अक्षर है वो है का, खा, गा, घा, अंगा। इसी तरह चा वर्ग में भी आप देखिए, चा वर्ग में आप 5 अक्षरों को पाएंगे। चा वर्ग जो है तालव्य होता है। का वर्ग जो दोस्तों था वो कंठ होता है। इसको ध्यान में रखिए, जो का वर्ग होता है वो कंठ होता है और चा वर्ग जो होता है वो तालव्य होता है। इसमें 5 अक्षर होते हैं। 5 अक्षर देखिए, चा, छ, जा, झा, ञ। दोस्तों इसके 5 अक्षर जो हैं चा, छ, जा, झा, ञ होते हैं। ये 5 अक्षरों का समूह होता है। जो टा वर्ग आप देखेंगे इसी तरह टा वर्ग जो है मूर्धन्य होता है। ये दोस्तों ये परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है, टा वर्ग से कौन से अक्षर होते आते हैं, कौन से नहीं होते हैं। इसमें भी 5 अक्षर होते हैं टा वर्ग में। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये 5 अक्षर हो जाए टा वर्ग में होते हैं। इसी तरह ता वर्ग में आएंगे। ता वर्ग जो होता है ये दंत होता है। इसमें भी आप 5 अक्षरों को देखने को मिलेगा। ता वर्ग जो दंत है इसमें 5 अक्षर होते हैं। इसी तरह आप पा वर्ग में आएंगे। जो पा वर्ग है वो ओष्ठ होता है। इसमें भी आप 5 अक्षरों को देखने को मिलता है। 5 अक्षर वो हैं पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? इसमें 4 अक्षर होते हैं जो या, रा, ला, वा है। अंतस्थ व्यंजन हो गया। उस व्यंजन दोस्तों, आप उस व्यंजन देखेंगे उसमें भी 4 अक्षर आपको देखने को मिलेगा। उस व्यंजन में जैसे सा, खा, सा, हा, इसमें भी आपको 4 अक्षर देखने के मिलेंगे। इसी तरह आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में भी 4 होते हैं। छत्रंग्या, संयुक्त व्यंजन में जो है छ है, त्रा है और ज्ञा होता है। छत्रंग्या, इसमें 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। द्रुण व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन जिसको कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। द्रुण व्यंजन जो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं ये 2 होता है। परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण होता है जिसमें पूछा जाता है द्रुण व्यंजन कितने हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं। ये 2 होते हैं, टा और ढा, ढा और ढा, ड़ा, ढा।
गृहात, आगत वर्ण जिसे कहा जाता है दोस्तों, गृहीत या आगत वर्ण, जो विदेशी इसको वर्ण भी कहा जाता है। ये 5 अक्षर या 6 अक्षर, कहीं कहीं 5 होता है, कहीं कहीं 6 अक्षर भी कहा जाता है, जैसे आ, का, खा, गा, जा, फा। ये विदेशी अक्षर भी कहा जाता है। कुल वर्णों की संख्या हो गई 52 वर्ण होते हैं। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु के बिना कोई किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहा जाता है दोस्तों। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की संख्या 10 माना है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की संख्या कितनी माना है? 10 माना है, तथा अन्य विद्वानों ने इसकी संख्या 11 मानते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 13 मानी जाती है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, उच्चारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से में स्वरों की संख्या जो है वो 10 होती है। उच्चारण की दृष्टि में स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है। लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या, ये इम्पॉर्टेंट है ये भी, लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। री को लेकर विद्वानों में मतभेद है। री में स्वर को व्यंजन दोनों का योग है, जैसे रा प्लस सी बराबर री। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, जैसे रुज, कृपा, नित्य, ऋषि आदि। दोस्तों इसमें मतभेद को व्याख्यायित किया गया है, आप इसको देख लीजिए। स्वरों का भेद, स्वरों का भेद मात्रा, जिह्वा, ओष्ठ, मुख विकार, नासिका, जात, वर्ण, मेल आदि विभिन्न उच्चारणों के स्थानों के आधार पर किया जाता है। स्वरों के जो भेद होते हैं वो मात्रा, जिह्वा, ओष्ठ, मुख विकार, नासिका, जात, वर्ण, मेल आदि विभिन्न उच्चारणों के स्थान के आधार पर किया जाता है। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर दोस्तों देखिए, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उसके साथ स्वर का प्रयोग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा ये हो गया दोस्तों, स्वर की मात्रा हो गया, मात्रा कहते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वरों के 2 भेद तथा संस्कृत में 3 भेद होते हैं। हमारे ये इम्पोर्टेंट है, मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वरों के 2 भेद तथा संस्कृत में 3 भेद होते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। हरस स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हरस स्वर कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने आगे भी देखा था, हरस स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगते हैं हरस स्वर कहते हैं। इसमें 4 आते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। दूसरा दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में आ, ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ, औ, आ दीर्घ स्वर में आते हैं। विलुप्त स्वर, ऐसे स्वर जिनके बोलने में दुगुना और तीगुना समय लगे उसे विलुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम, ये सब विलुप्त स्वर के अंदर आते हैं। विलुप्त स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। तो ये नोट कर लीजिए, विलुप्त स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। किसी को बुलाने या नाटक में संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। विलुप्त स्वर का जो प्रयोग होता है या नाटक के संवादों में प्रयोग में किया जाता है, जैसे ओम। वैदिक भाषा में विलुप्त स्वरों को त्रिमात्रिक, बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, वैदिक भाषा में स्वरों को त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। मात्राएं स्वर की होती हैं, व्यंजनों की नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट दोस्तों। मात्राएं जो होती हैं वो स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती है। यदि हम दूर से राम को बुलाने के लिए आवाज़ लगाएंगे तो राम के उच्चारण में होगा राम, इसमें रा विलुप्त स्वर है। इसी प्रकार ओम में विलुप्त स्वर होता है। दोस्तों विलुप्त स्वर आप ये कह सकते हैं, इसमें जो शब्दों का उच्चारण है उसमें समय लगता है, ये विलुप्त स्वर है। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। दोस्तों जिह्वा जो है
प्रयत्न के आधार पर स्वर के 3 भेद माना गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे अग्रस्वर हो रहे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे अग्रस्वर दोस्तों होता है जिसमें जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ए, बड़ा ए, इसे अग्रस्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? अग्रस्वरों की संख्या 4 है। अग्रस्वरों की संख्या 4 है, इम्पॉर्टेंट है। या ई, ए, इसकी संख्या 4 है अग्रस्वर। इसमें जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग के सहयोग से इसका उच्चारण होता है। जैसे आ, जैसे मध्य स्वर हुआ, ये जीभ के मध्य भाग के सहयोग के उच्चारण होता है, जैसे आ होता है। पश्च भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग समान स्थिति से उठता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, पश्च स्वर में बड़ा आ, ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ, आ, ये सब आते हैं। जिसमें 6 अक्षर आते हैं, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया तो इसमें कितने पश्च भाग में कितने स्वर होते हैं, पश्च स्वर में कितने शब्द आते हैं, तो आ, ऊ, इसमें 6 आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। विशेष, बड़ा आ ओ घर के पीछे कुड़कू करे, विशेष हो गया। ये एक ट्रिक है और कुछ नहीं है। ओष्ठाकृत के आधार पर वृत्ताकार, जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्ताकार हो जाती है वे वृत्ताकार या वृत्तमुखी कहलाते हैं। वृत्ताकार में होता है जैसे जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्ताकार हो जाती है वे वृत्ताकार या वृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ये टोटल 5 अक्षर होते हैं। वृत्ताकार में टोटल 5 अक्षर आते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है। अवृत्ताकार, जिनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार हो जाती है उसे अवृत्ताकार या आवृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे आ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ, इसमें भी 5 अक्षर होते हैं। अवृत्ताकार में भी 5 अक्षरों को देखने के मिलते हैं। ये 5 अक्षर हो गए। ये भी उदासीन, उदासीन जो है, आ स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं। आ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है। आ को आगत स्वर भी कहा जाता है, इसे विदेशी स्वर भी कहा जाता है। आ स्वर, ये स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाए अंग्रेजी से हिंदी में कौन सा शब्द आया है, तो आ स्वर है जो अंग्रेजी से हिंदी में आया है, स्वर आया है। उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों, अब अगला टॉपिक है उच्चारण स्थान के आधार पर कौन से शब्द आए हैं, ये देखने को मिलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें ई, ऊ, ए, औ, ऐसे स्वर को मौखिक या निरानुष्ठिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें उच्चारण के स्थान पे कहते हैं। जैसे ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इसमें 7 अक्षर आते हैं। मौखिक या निरानुनासिक स्वर, जैसे मौखिक या निरानुनासिक स्वर होते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, ई, इसमें भी 5 अक्षर होते हैं। 4 अक्षर, सॉरी दोस्तों, इसमें 4 अक्षर होते हैं। इधर उधर, आप अपना घर इत्यादि निरानुनासिक के उदाहरण है। इधर उधर, आप अपना घर इत्यादि निरानुनासिक के उदाहरण हैं। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनका संकेत चंद्रबिंदु होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण नाक और मुंह से दोनों से होते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनका स्वरण चंद्रबिंदु है। जैसे गांव, दांत, आगम, सांचा आदि। अनुसार, यह स्वर के आने वाला व्यंजन है, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इनका संकेत चिन्ह बिंदु है। जैसे कंकड़, अंग, अंगूर आदि। विसर्ग, इसका संकेत चिन्ह 2 बिंदु
है या स्वर के बाद आता है या अयोग वाह है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। मुख विवर खुलने के आधार पर होता है। विसर्ग इसका संकेत चिन्ह बिंदु है। 2 बिंदु होता है। या स्वर के बाद आता है या अयोग वाह है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। इसका स्थान कंठ है। जो विसर्ग चिन्ह है या इसका उच्चारण स्थान जो कंठ होता है, हा का उच्चारण विसर्ग चिन्ह जो है वो कंठ स्थान है, वो कंठ है। मुख अब तीसरा जो अगला टॉपिक है वो मुख विवर के खुलने के आधार पर होता है। विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, विवृत स्वर में आ आता है। अर्धवृत्त जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे अर्धविवृत कहते हैं। दोस्तों जो विवृत है उसमें मुख जो है पूरा खुलता है। जो अर्धविवृत है उसमें मुख आधा खुलता है, उसे अर्धविवृत स्वर भी कहते हैं। जैसे छोटा आ, ए, औ, आओ। इसमें 4 अक्षर होते हैं। आ, छोटा आ, ए, ओ, आ और ये चंद्रबिंदी वाला है, इसमें 4 अक्षर होते हैं। समृद्ध वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। दोस्तों समृद्ध स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे छोटी, बड़ी, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। समृद्ध स्वर में जिनके उच्चारण मुख बहुत कम खुलता है उन्हें बंद रहता है, मतलब मुख जो है थोड़ा सा खुलता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। इसमें 4 अक्षर आते हैं। जैसे ई, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसमें 4 अक्षर आते हैं। ये 4 अक्षर माने जाते हैं। अर्ध समृद्ध वे स्वर जिनके उच्चारण मुख समृद्ध की अपेक्षा कम खुलता है अर्थात आधा बंद रहता है, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण मुख समृद्ध की अपेक्षा कम खुलता है, मतलब मुंह थोड़ा ही खुलता है। जो समृद्ध में थोड़ा खुलता है और समृद्ध की अपेक्षा भी इसमें थोड़ा सा मुंह खुलता है, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। इसमें 2 अक्षर होता है। अर्ध समृद्ध में 2 अक्षर आते हैं। इसको नोट कर लीजिए। जात के आधार पर उच्चारण के स्थान या प्रत्यय के उत्पन्न होने वाले स्वरों को स्वर्ण अथवा सजाती कहते हैं। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ी ई। उत्पत्ति या वर्णों के मेल के आधार पर शब्दों को अब देखेंगे। अगला टॉपिक उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। मौलिक या मूल स्वर, इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं हुई। ये 4 हैं। उत्पत्ति या मौलिक जो स्वर हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। और पहला जो है मौलिक पे जो इनके ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे से नहीं हुई है, ये केवल 4 हैं। आ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। आ, ई, उ, री, ये छोटा ही है सब। इसमें 4 शब्द आते हैं। संधि स्वर, ये वे स्वर हैं जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के मेल से हुई है। संधि स्वर वे हैं जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों से हुई है। जैसे उ प्लस उ बराबर उ, आ प्लस ओ बराबर उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, आ प्लस ओ प्लस ई, ए प्लस ए। ऐसे आप देख सकते हैं मेल से हुई है, मतलब संधि स्वर का अर्थ समझते होंगे, ये जोड़ होता है, जोड़ से ये बनता है। संयुक्त स्वर होता है। अगला जो है संयुक्त स्वर जो है ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। संयुक्त स्वर जो हैं ये 4 होते हैं। ए, ऐ, औ, ओ, औ, ये 4 होते हैं। संयुक्त स्वर हैं ये 4। समान अक्षर जो है ये 8 होते हैं। समान अक्षर आ, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और री।
संध्यक्षर हैं, ये 4 होते हैं। समान अक्षर होते हैं। व्यंजन, अब आगे है जो व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। दोस्तों जैसे आप सब जानते होंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में यत्र तत्र अवरोध उत्पन्न होता है रहता है। व्यंजन वे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण में यत्र तत्र अवरोध उत्पन्न होता रहता है। व्यंजन के भेद, व्यंजन का भेद वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। दोस्तों आगे देखिए, उच्चारण के स्थान पे काकल्य, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ में स्थित काकल स्वर यंत्र मुख से होता है उनको काकल्य व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख समय मुख विवर पूर्णतया खुला रहता है। काकल्य ध्वनि में जो होता है दोस्तों, इसमें उच्चारण के समय मुख विवर पूर्णतया खुला रहता है। हिंदी में हा व्यंजन काकल्य स्वरयंत्री मुख कहा जाता है। हिंदी में हा को स्वरयंत्री काकल्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। हिंदी में हा व्यंजन काकल्य स्वरयंत्री मुखी कहा जाता है। कंठ, हिंदी के वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन व्यंजनों को कंठ व्यंजन कहते हैं। कंठ जैसे का वर्ग में होते हैं, ये सब आते हैं 5 अक्षर, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कंठ में 5 अक्षर। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीहा का पिछला भाग तालु का स्पर्श करते हैं। का वर्ग के पहले के 4 व्यंजन का खा गा घा कंठ व्यंजन होते हैं। इसको हमने पहले ही आपको बता दिया था, कंठ व्यंजन होते हैं। तालव्य, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ताल से होता है उनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीहा कठोर ताल को स्पर्श करते हैं। हिंदी के चा वर्ग के 4 व्यंजन होते हैं। चा वर्ग जो है तालव्य होता है। चा छा जा झा तथा या सा तालव्य व्यंजन होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तालव्य व्यंजन चा छा जा झा या और सा, इचुएसा नाम तालु, ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं। मूर्धन्य, जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है उनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीहा का आगे का भाग कठोर ताल के पिछले भाग को स्पर्श करता है। हिंदी में टा वर्ग टा ठा डा ढा और रा को मूर्धन्य कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। 5 अक्षर हैं जो मूर्धन्य है। टा ठा डा ढा मूर्धन्य होते हैं। वर्त, जिन व्यंजनों का उच्चारण वर्त से होता है उनको वर्त व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जिह्वा वर्क अर्थात ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करती है। वर्त के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। वर्त व्यंजनों में ना ला रा जा ढा ढा गिनाए जाते हैं, जिसमें 6 अक्षर होते हैं। वर्त में 6 अक्षर होते हैं। ये वर्त होना चाहिए, वर्क हो गया है, गलत हो गई, मिस टाइपिंग हो गई है। ये भी वर्त होना चाहिए, मिस टाइपिंग है। दंत, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों से होता है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा की नोक ऊपरी दंत पंक्ति का स्पर्श करती है। दंत में हो गया ता था दा धा ना तथा सा व्यंजन दंत में आते हैं। इसमें 6 दंत में जो है 6 आते हैं। इसको भी 6 व्यंजन हो शब्द हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओष्ठ, वे व्यंजन जिनका उच्चारण दोनों ओष्ठों से होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, अपूर्वसनीय नाम। इसको आप एक ट्रिक भी है, इससे भी याद कर सकते हैं, लेकिन अभी यही आप देखिए जो लिखा है ट्रिक। अभी आप इन व्यंजनों को उच्चारण के समय दोनों ओष्ठ स्पर्श करते हैं, जीह्वा निष्क्रिय रहती है। जैसे पा फा बा भा मा ओष्ठ व्यंजन होते हैं 5, इसमें 5 आते हैं, 5 शब्द हैं। ये पाँचों ओष्ठ व्यंजन के ही उदाहरण हैं, व्यंजनों की विशेषताएं। अगला टॉपिक दोस्तों व्यंजनों की जो है विशेषताएं। व्यंजन प्रमुख इस प्रकार होते हैं। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण कठिन होता है। दोस्तों स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण कठिन होता है। व्यंजनों के उच्चारण के समय प्राणवायु मुखर विवर में कहीं न कहीं अवरुद्ध होती है या संघर्ष करती है। व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है। व्यंजन अक्षर नहीं बन सकते। व्यंजन स्वराघात वहन नहीं कर सकते। व्यंजन सुनने में अधिक परिपुष्ट नहीं होते।
जीहा मूली है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीहा मूल से होता है उनको जीहा मूली व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन के ये इम्पॉर्टेंट है, ये व्यंजनों की विशेषताएं थी, इसको बीच में डाल दिया हमने। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं व्यंजन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जीहा मूली, जिन व्यंजनों का उच्चारण जीहा मूल से होता है उनको जीहा मूली व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को उच्चारण के समय जीहा मूल भाग ताल के पीछे भाग के हल्का सा स्पर्श करता है। जैसे का, ख तथा ग व्यंजन जीहा मूली हैं। व्यंजन अरबी, उर्दू तथा उर्दू से हिंदी में आए हैं। इसको आप रट लीजिए। जीहा मूली कौन कौन से हैं? 3 हैं, क, ख, ग। ये व्यंजन अरबी से, उर्दू तथा उर्दू से हिंदी में आए हैं। क, ख, ग 3 हैं। दंतोष्ठ, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों से तथा ओष्ठ दोनों से सहयोग से होता है उसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय दांत ओष्ठ को स्पर्श करते हैं। बा तथा फा दोनों दंतोष्ठ होते हैं दोस्तों। बा तथा फा ये दोनों दंतोष्ठ होते हैं। बा तथा फा ये दोनों दंतोष्ठ हैं, व्यंजन हैं। प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन, ये व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा कंठ हो गया। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, ञ ताल हो गया। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा मूर्धा हो गया। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना दंत से हो गया। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ से हो गया। स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कोई दो वगांग एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बाहर निकलने वाली प्रश्वास की वायु में आंशिक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें निकलने में कुछ समय संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्ष व्यंजन वो कहा जाता है जिसको निकलने में थोड़ा सा मुख में संघर्ष करना पड़ता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं इन व्यंजनों को उच्चारण वगांगों का स्पर्श भी होता है तथा प्रश्वास वायु को संघर्ष करना पड़ता है। हिंदी में चा वर्ग, चा, छा, जा, झा चारों ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिंदी में चा वर्ग के चारों, चा, छा, जा, झा चारों स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख्य वागंग परस्पर इतने समीप आ जाते हैं कि बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु इसके संकरे मार्ग पर निकलने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन जो है का, जा, ख, ग, जा, सा, हा ये संघर्षी व्यंजन हैं। ये टोटल 7 अक्षर होते हैं संघर्षी व्यंजन, इसको आप नोट कर लीजिए। संघर्षी व्यंजन टोटल 7। पार्श्विक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय जीवा की नोक मूर्धा का स्पर्श करती है और बाहर निकालने वाली प्रश्वास वायु जीवा के अगल बगल निकलती है उस समय निकलने वाले व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में पर्यायन दृष्टि ला पार्श्विक व्यंजन है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदी भाषा के पर्यायन में ला पार्श्विक व्यंजन होता है। लुंठित वे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करते समय जीवा की नोक बेलन की भांति लुढ़कर वर्त का स्पर्श करके मसूड़ा नीचे लुढ़क जाता है। ये वर्त होना चाहिए दोस्तों, वर्त हो गया है, ये वर्त होना चाहिए दोस्तों, ये वर्त हो गया, रॉन्ग प्रिंटिंग हो गई है। वर्त करके मसूड़ा नीचे लुढ़क जाता है। हिंदी में रा लुंठित व्यंजन है। उच्छिप्त, वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय जीवा की नोक तालु झटके से स्पर्श करके हट जाती है उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में ट, ढ दोनों उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। ड, ढ ये दो जो है जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ये ड, ढ उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। दोनों वर्ण उच्छिप्त व्यंजन हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख करना होगा कि दोनों वर्ण हिंदी के अपने हैं, संस्कृत भाषा में ध्वनियाँ नहीं हैं। अंतस्थ या अर्धस्वर दोस्तों, अब अगला है जो अंतस्थ है या अर्धस्वर। हिंदी में कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनकी प्राकृत स्वरों के समान है लेकिन उनमें व्यंजनों की प्राकृत भी है, ऐसे ध्वनियों को अंतस्थ या अर्ध व्यंजन कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा न तो व्यंजनों के उच्चारण की भांति तालु या मूर्धा को स्पर्श करती है और न ही स्वरों के उच्चारण के समान सर्वथा अलग ही रहती है।
लेकिन इनकी स्वरों के उच्चारण में उसके समान कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए इनके व्यंजनों में रखा जाता है। या और वह दोनों अंतस्थ या अर्धस्वर होते हैं। दोस्तों ये